हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। यस, हम लोग वापस से रिज्यूम करें हमारी क्लासेस एंड आई नो इट वाज प्रीटी लॉन्ग टाइम, not making classes videos and all. I guess almost 2 to 3 months it was there, but anyways, I explained the reason also ki why I was not taking any classes, because I was stressed and stuff, and then I was in ICU. ओके, एनीवेज, वेयर रिज्यूमिंग आवर क्लासेस। सो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में करा था दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने फैक्टर्स समझे थे प्रोडक्शन के लिए, क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लैंड होता है, दूसरा होता है लेबर जो काम करेंगे, तीसरा होता है फिजिकल कैपिटल। उसमें एक तो फिक्स्ड कैपिटल आता है और एक वर्किंग कैपिटल आता है। देन यू हैव ह्यूमन कैपिटल। ओके, सो फार्मिंग इन पालमपुर अब हम देखते हैं। पालमपुर बिकॉज एक गांव है, सो इसमें जो मेन जो काम होता है वो फार्मिंग है। तो सबसे पहले इसमें एस्पेक्ट आता है लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर में। क्यों? क्योंकि यार एक गांव है, 75% जितने भी लोग काम करते हैं, 75% ऑफ द पीपल जो हैं वो फार्मिंग में इन्वॉल्व है किसी न किसी तरीके से। अपने लिवलीहुड के लिए फार्मिंग पे डिपेंडेंट है। वो फार्मर्स भी हो सकते हैं, फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। अब ये जो 75% लोग हैं, इन लोगों की वेलबींग किस पे डिपेंडेंट होती है कि फार्म में कितनी प्रोडक्शन हो रही है। बट एक चीज़ हम लोगों को याद रखनी है कि एक बेसिक एक कॉन्स्टेंट होता है जिससे फार्म प्रोडक्शन बढ़ती है। लैंड एरिया तो भाई फिक्स्ड है हमारे, जो है ना एरिया जो है हमारा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ही रहेगा 20 साल के बाद। लेकिन 20 साल के बाद पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, और उस बढ़ती पॉपुलेशन को केटर करने के लिए उनको खाना भी चाहिए। तो उस पॉपुलेशन को केटर करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है लैंड के ऊपर। तो वो देखते हैं कि लैंड तो फिक्स्ड है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फार्मिंग में। सिंस 1960 फार्मिंग पालमपुर में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ लैंड एरिया में। लैंड एरिया बड़ा नहीं, जितना लैंड एरिया उतना ही लैंड एरिया रहेगा। लेकिन उस टाइम तक कुछ जो वेस्ट लैंड्स थे ना, जो बैरन लैंड्स वगैरह जिनको यूज़ नहीं करते थे, उनको कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। अब आगे कोई स्कोप नहीं था जिससे फार्म प्रोडक्शन बढ़ जाए, और नया लैंड हम लोग ला नहीं सकते थे। यहाँ पे एक हम लोगों को एक छोटी सी चीज़ दे रखी है। इट कैन कम इन एग्जाम फॉर 1 मार्क और समथिंग। स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड को मेजर करने की, हेक्टेयर। और विलेजेस में हम लोग इनको लोकल यूनिट्स में भी लोग इसको डिस्कस कर ले, जैसे बीघा, गुंथा। 1 हेक्टेयर देख रखा है, फॉर्मूला दे रखा है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड मेजरिंग 100 मीटर्स। ओके, सो सेकेंड एस्पेक्ट क्या आता है कि क्या सेम लैंड से एक पर्सन ज़्यादा ग्रो कर सकता है। कि लैंड तो फिक्स्ड है, अब लैंड फिक्स्ड है तो हम लोगों को उससे व्हाट से प्रोड्यूस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो जो टाइप की क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो हो रही हैं पालमपुर में, और जो फैसिलिटीज़ पालमपुर में अवेलेबल है, तो उनके ऊपर बेस्ड हम लोग ये कह सकते हैं कि पालमपुर उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न, नहीं इधर नहीं, आपके लिए तो इधर ही होगा ना। आई गेट वेरी कन्फ्यूज। जहाँ पे गुजरात वाली साइड है ना, उस वाली साइड, ठीक है, वेस्ट है। तो वेस्टर्न पार्ट जो उत्तर प्रदेश का, उस वाली साइड का एक पालमपुर एक विलेज है। सारे के सारे लैंड पालमपुर में कल्टीवेट होता है, कोई भी लैंड को खाली नहीं छोड़ा गया है। रेनी सीजन को हम लोग खरीफ कहते हैं, ठीक है। तो जो खरीफ सीज़न होता है, खरीफ सीज़न में फार्मर्स ज्वार और बाजरा ग्रो करते हैं, जो कि मिलेट्स कहते हैं ना, मिलेट्स होती हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इसको एज हम लोग न्यूट्रिशनल खाने की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पर जो लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग एरिया पे अलग अलग डिपेंडेंसीज होती हैं। वहाँ पर लोग उसको एज अ कैटल फीड, फॉडर की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर अक्टूबर और दिसंबर के महीने में पोटैटो ग्रो करते हैं। विंटर सीज़न को रबी सीज़न क्या कहा जाता है, विंटर सीज़न में वीट ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो वीट आई है, जितनी वीट उनकी फैमिली के लिए 1 साल के लिए चाहिए उसको रख लेते हैं, और जो बाकी सरप्लस, मतलब कि जो बाकी बच गई है बहुत ज़्यादा, जो एक्स्ट्रा वीट है, उसको रायगंज जो एक स्मॉल टाउन है उसके पास, वहाँ पर बेच देते हैं, ठीक है। अच्छा, लैंड का पूरा जितना लैंड है, उस लैंड में से एक जो पार्ट है लैंड का, उस पर शुगर केन ग्रो होता है। और शुगर केन को हम लोग क्यों रबी खरीफ जायद की तरह क्यों नहीं ग्रो कर सकते, क्योंकि शुगर केन को ग्रो करने में 11 महीने लगते हैं, ठीक है। शुगर केन को वो लोग
या तो शुगर केन को ऐसे ही गन्ने की तरह ही बेच देते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं शाहपुर में, या फिर उसका मिल प्रोसेसिंग यूनिट्स वगैरह में उसको जैगरीज को गुड़ बना के बेच देते हैं। अब मेन रीज़न क्या है कि 3 अलग-अलग क्रॉप्स फार्मर्स एक साल में कैसे ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम बहुत वेल डेवलप्ड है। इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर में बहुत पहले ही आ गई थी, इसका इम्पैक्ट पड़ गया इरिगेशन सिस्टम पे। उस टाइम तक, पहले के टाइम तक पर्शियन व्हील्स यूज़ होते थे फार्मर्स के लिए कि वो अ, कुओं से पानी लेकर आएँ और उसके बाद छोटे-छोटे खेतों को कल्टीवेट करें, इरिगेट करें। फिर लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है ना, वो ज़्यादा एरिया को अच्छे से कर सकती हैं, इरिगेट कर सकती हैं। तो जो पहली ट्यूबवेल्स थी वो तो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल कर थी, लेकिन बाद में जब लोगों ने देखा कि हाँ यार, इससे तो फ़ायदा हो रहा है, तो लोगों ने अपने खुद के प्राइवेट ट्यूबवेल्स इंस्टॉल करने शुरू कर दिए। एज़ अ रिज़ल्ट मिड 1970s तक जो पूरा 200 हेक्टेयर्स का जो एरिया था वो कल्टीवेट हो गया था। अब इंडिया में सारे के सारे विलेजेस में इतनी इरिगेशन नहीं होती। रिवरीन प्लेन्स के अलावा जो कोस्टल रीजन्स हैं हमारे, रिवरीन प्लेन्स तो हैं, कोस्टल रीजन्स भी बहुत अच्छे से इरिगेट होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्लेटू रीजन्स है जैसे डेक्कन प्लेटू, इरिगेशन वहाँ पे कम होती है। अब जितना टोटल कल्टिवेटेड एरिया है उसमें से 40% कम, 40% से भी एक्चुअली कम जो एरिया है ना, वो उसको हम लोग इरिगेट करते हैं। लेकिन जो बाकी का जो एरिया है वो सारा इट्स हेविली डिपेंडेड ऑन मॉनसून रेन, ठीक है। अब एक साल में एक क्रॉप से ज़्यादा ग्रो करने को हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब बहुत सारे क्रॉप्स को एक बार में ग्रो करना। ये मोस्ट कॉमन वे जिससे एक लैंड पर प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। पालमपुर में फार्मर्स एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो ग्रो करते हैं, ठीक है। 2 क्रॉप तो हर कोई ग्रो करता है। कुछ जो होते हैं ना वो ना पिछले 15 से 20 साल से ना पोटैटो को एज अ थर्ड क्रॉप भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये क्रॉप्स हैं। ये कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। इज इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरीगेशन? वाई? इरीगेशन का एरिया इंक्रीज करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मानसून हर जगह जो रेनफॉल है हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे ज़्यादा आते कहीं पे कम आते। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन हमारा जोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। अब पालम नेम ऑफ द क्रॉप, ओके एनीवेज खो गई। हाँ, अच्छा, एक तरीका हम लोगों ने देख लिया कि सेम लैंड से हम लोग कल्टीवेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यूज़ कर लो। यील्ड क्या होता है? हायर यील्ड। यील्ड क्या होता है? यील्ड क्रॉप होते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड पे, गिवन पीस ऑफ लैंड पर एक सिंगल सीजन में कितनी क्रॉप प्रोड्यूस होती है उसको कहा जाता है यील्ड। तो इट कैन कम इन योर एग्जाम फॉर 1 मार्कर की व्हाट इज यील्ड, how is yield measured actually. Question is how is yield measured. Previous year exam question है, come in your, it can come in your exam. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a particular season, during a single season. तो mid 1960s तक सीड्स जो थे ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ होते थे और कम यील्ड देते थे, मतलब कम प्रोड्यूस देते थे। ट्रेडिशनल सीड्स में इरिगेशन कम चाहिए होती थी। फार्मर्स जो गोबर वगैरह होता है ना, गोबर वगैरह को या दूसरे नेचुरल मैन्योर वगैरह, तो उसको एज फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते थे। ये अवेलेबल होते थे और फार्मर्स को उनको ख़रीदना भी नहीं पड़ता था ना। ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s, लेट 1960s में। इट वॉज आई गेस इन 1950 नहीं 1969 या 1968 के अराउंड इंट्रोड्यूस हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन से इंडिया का जो फार्मर है राइस को और वीट को, ये 2 क्रॉप्स को, राइस को और वीट को हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स से कर पाते थे। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब कि खुद से नाम से ये चीज़ सजेस्ट हो रही है, हमारे पास कोई इसकी डेफिनेशन नहीं। HYV की फुल फॉर्म क्या पता आ जाए एग्जाम में, नहीं भी आए पता नहीं। HYV देखो, हाई ज़्यादा, यील्ड मतलब कि प्रोड्यूस, और वैरायटी मतलब कि अलग अलग वैरायटी की ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करने वाली जो मॉडर्न मेथड है सीड्स के वो आए। अब ट्रेडिशनल सीड्स को अगर हम कंपेयर करें तो HYV सीड ज़्यादा एक सिंगल प्लांट से ज़्यादा प्रोड्यूस निकालती थी। अब फूड ग्रेन ज़्यादा मिल पा रहा था, लेकिन इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइज़र्स चाहिए थे और पेस्टिसाइड्स चाहिए थे ताकि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सके। हायर यील्ड्स तभी पॉसिबल हुए थे क्योंकि HYV सीड्स आए थे, इरिगेशन भी आया था, साथ साथ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ये सब चीज़ें भी आई थी।
तो यहाँ पर हम लोगों को दे रखे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। एक तो HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स जिनसे हम लोग उसको बढ़ाते हैं, अपनी फार्म प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट होते हैं ना, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो हटते हैं। इरिगेशन में क्या आता है, इरिगेशन में कैनाल्स बने, डैम से इलेक्ट्रिसिटी आई, पंप सेट्स बने, और फार्म मशीनरी ज़्यादा होने लगी, उसके लिए डीजल भी चाहिए था। ठीक है, तो जो फार्मर्स है पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, वो पहले फार्मर्स थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड को इंडिया में ट्राई आउट किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक्चुअली जो इम्पैक्ट भी था वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा देखने को मिला था एज़ कम्पेयर टू बाकी। एक्चुअली ज़्यादा ही यहीं पर था, बाकी स्टेट्स में बहुत माइनर या था ही नहीं। फार्मर्स जो थे इन रीजन्स में, उन्होंने ट्यूबवेल्स लगाए थे इरीगेशन के लिए, HYV सीड्स को यूज़ किया था, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया था, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया था। अब कुछ ने तो फार्म मशीनरी भी खरीदी, जैसे ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, जिनसे प्लोइंग भी फास्ट होगी, हार्वेस्टिंग भी बहुत जल्दी हो सकती थी। अब इनको रिवॉर्ड क्या मिला? इतना सारा उन्होंने जब इन्वेस्ट किया, इतना सारा जब उन्होंने काम किया, इनका रिवॉर्ड क्या मिला कि वीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। पालमपुर में जो वीट की यील्ड थी, पहले 1 हेक्टेयर लैंड पे 1300 kg वीट निकलती थी ट्रेडिशनल उससे, लेकिन जब HYV सीड्स आई तो 1 हेक्टेयर से 3200 kg पर हेक्टेयर निकलने लगा। सो इतना इंक्रीज, ऑलमोस्ट ट्रिपल नहीं 2.5% बढ़ गया। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब फार्मर्स के पास बहुत सरप्लस वीट थी, मार्केट्स में बेचने का उनका फ़ायदा भी बहुत हुआ। मल्टीपल क्रॉपिंग में और मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल क्रॉपिंग में एक ही लैंड पे हम लोग अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग सीजन्स में ग्रो करते हैं, जबकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में एक ही क्रॉप से हम लोगों के पास ज़्यादा और से प्रोड्यूस यील्ड आती है। ठीक है, एक आधा एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हो। फॉलोइंग टेबल शोज प्रोडक्शन ऑफ वीट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। प्लॉट दिस ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन सारे दोनों क्रॉप्स के लिए सक्सेसफुल था। पल्सेस और वीट दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे। सो ज़्यादा सक्सेसफुल वीट के लिए था, पल्सेस के लिए कम सक्सेसफुल हुआ है। वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में? वर्किंग कैपिटल हम लोगों को पैसे ही चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में फार्मर्स को ज़्यादा कैश चाहिए होता है पहले से। क्यों? क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, मशीनरी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब चाहिए होती है, इसलिए उनको कैश ज़्यादा चाहिए था। एक्टिविटी दे रखी है। ओके, थर्ड, विल द लैंड सस्टेन? क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा जब इतने सारे केमिकल्स लैंड के ऊपर आ पा रहे हैं? देखो, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है और लैंड लिमिटेड है। लैंड का फिक्स्ड मैग्नीट्यूड है, नहीं कि रिन्यूएबल है कि बार बार रिन्यू होते रहते हैं। नो, हमको इसको यूज़ करने में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स है वो ये दिखाती है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से जो लैंड रिसोर्स है ज़्यादा ओवर यूज़ हो गए हैं। बहुत से एरियाज में ग्रीन रेवोल्यूशन से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है। क्यों? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स इतने हो गए, केमिकल से देखो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना। अब ग्राउंड वाटर को हम लोग ट्यूबवेल इरीगेशन के लिए कंटिन्यूसली यूज़ करे जा रहे हैं, तो वाटर टेबल कम हो गया। वाटर टेबल जो टॉप जो लेवल होता है ना पानी का, ग्राउंड वाटर का, वो हो गया, कम हो गया। ठीक है, वैसे पानी हमेशा रिन्यू होता रहता है अपने आप को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, लेकिन क्यों अब रिन्यू नहीं हो पा रहा? क्योंकि जितना पानी रिन्यू होता है उससे ज़्यादा तो यूज़ हो गया, इसलिए पानी ओवर यूज़ हो गया है। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल फर्टिलिटी, ग्राउंड वाटर बहुत सालों में बनते हैं, एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो उनको रिस्टोर करना डिफिकल्ट होता है, अभी जस्ट मैंने बताया। तो हम लोगों को एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, ताकि फ्यूचर जो एग्रीकल्चर का वो मेंटेन रहे, इंश्योर्ड रहे। केमिकल फर्टिलाइजर हमको एक नहीं, सॉरी, नथिंग। केमिकल फर्टिलाइजर्स में मिनरल्स होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और वो इमीडिएटली प्लांट्स को अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन ये
सॉइल में ज़्यादा समय तक नहीं रिटेन रह पाते, वो सॉइल से निकल जाता है और ग्राउंड वाटर को, मतलब सॉइल तो एक लेवल तक ही होगी, उसके नीचे तो सारा पानी होता है, वो सॉइल से निकल के ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करते हैं, रिवर्स को पॉल्यूट करते हैं, लेक्स को पॉल्यूट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर से बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को, जो ऊपर के जो ह्यूमस लेयर होती है उसको भी किल करते रहते हैं। इसका मतलब है कि उनको यूज़ करने के थोड़ा टाइम के बाद सॉइल पहले से कम फर्टाइल हो जाएगी। सोर्स के डाउन टू अर्थ न्यू दिल्ली। सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोर्सेज को बहुत ध्यान से रीड करके जाना, चाहे उनको पढ़ के मत जाओ, उनके ऊपर उनको देंगे उसके बाद क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन एक बार जस्ट रीड करके जाना है सोर्सेज को, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स को पंजाब में जो उनके कंजम्पशन है हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं पंजाब में यूज़ होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का कंटिन्यूस यूज़ से जो सॉइल है डिग्रेड हो गई है। पंजाब के फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है ताकि सेम प्रोडक्शन लेवल रह सके। मतलब पहले ही मान लो उनकी सॉइल है, ठीक है, उसमें उन्होंने मान लो 2 यूनिट्स डाले उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स के, लेकिन अब सॉइल थोड़ी कम फर्टाइल हो गई है तो अब उनको थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो डालना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं ताकि सेम प्रोडक्शन लेवल तो सेम आ सके ना। इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है, कॉस्ट इस पर जो है वो लैंड कल्टिवेट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। सोर्स क्या है? ट्रिब्यून, चंडीगढ़ ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है, ठीक है। अगर लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा गया, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है। अब हम लोगों को रियलाइज़ हो गया होगा कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट है फार्मिंग के लिए। ऑफ कोर्स लैंड इंपॉर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग एग्रीकल्चर में, 75% लोग एग्रीकल्चर में है ना, सबके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। पालमपुर में 450 फैमिलीज है, 450 में से 1/3 फैमिलीज लैंडलेस है, मतलब 150 फैमिलीज लैंडलेस हैं। उनमें से मोस्ट ऑफ दलित्स हैं। दलित्स मतलब कि जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, आउटकास्ट जिनको बोला जाता है, अनटचेबल्स जिनको बोला जाता है, जिनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है। मतलब यहाँ पर हम लोगों को सोशल बैरियर्स देखने को मिल रहे हैं। अब जो बाकी की फैमिलीज रह गई है, ठीक है, या नहीं, जो बाकी की फैमिलीज जिनके पास लैंड है उनमें से 240 फैमिलीज ऐसी है, छोटे छोटे प्लॉट्स, 2 हेक्टेयर से भी कम के प्लॉट्स को कल्टीवेट करती है। ऐसे प्लॉट्स की कल्टीवेशन से उनकी इनकम तो नहीं आ पा रही, जितनी उनकी फैमिली इनकम उनको चाहिए उतनी इनकम तो नहीं आ पा रही ना। अब हम लोगों को यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है, केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आया है तो आप क्वेश्चन में अपनी केस स्टडी डाल सकते हो, बहुत सही है। 1960 में गोविंद एक फार्मर था, उसके पास 2.25 हेक्टेयर्स लैंड था, अनइरिगेटेड लैंड था। अपने 3 बेटे थे उसके उसके उन तीनों की हेल्प से उसने अपने लैंड को कल्टीवेट किया। वो लोग कंफर्टेबली तो नहीं रहते थे, लेकिन थोड़ी सी उनके पास एक ना बफेलो थी, तो उस बफेलो से जो एक्स्ट्रा इनकम आती थी वो अपने आप को फीड कर पा रहे थे आराम से। लेकिन कुछ सालों के बाद जब गोविंद की डेथ हुई तो लैंड उसके तीनों बेटों के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उसके तहत जो लैंड है डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा आगे जनरेशन्स में। बहुत गंदा लॉ है, आई स्वेयर। एनीवेज, आई वोंट से एनीथिंग अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब हर किसी के पास 2.25 को आप 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 0.75। हर किसी के पास 0.75 है, ठीक है। अब इरिगेशन इम्प्रूव हो, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, लेकिन गोविंद के जो बेटे हैं वो लैंड से अपनी लिविंग नहीं ले पा रहे। उनको साल के एक पार्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाएँ। तो यहाँ पर एक पिक्चर दे रखी है हम लोगों को ऊपर, ओवर हियर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड की लैंड की। जो लैंड जितना कल्टिवेटेड है कितना बुरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे देखो, किसी के पास तो इतने छोटे 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 लैंड और किसी के पास इतने बड़े 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 लैंड है। हम लोगों को दिख रहा है कि बहुत सारे छोटे 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 लैंड पूरे विलेज में स्कैटर्ड हैं। ये छोटे फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो कल्टिवेट करते हैं। ऑन दी अदर हैंड हाफ एरिया से भी ज़्यादा जो विलेज का एरिया है, बड़े बड़े लैंड प्लॉट्स हैं उनमें, ठीक है। पालमपुर में 60 फैमिलीज जिनमें मीडियम फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स हैं जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड कल्टिवेट करते हैं। कुछ फार्मर्स के पास तो 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का लैंड है। Why do so many families of farmers cultivate such small plots of land? Due to social obligations भी हो सकता है और right of inheritance भी हो सकता है reasons. So many reasons are there.
30 नहीं, वेट अ मिनट, स्मॉल फार्मर्स जो हैं 36% एरिया कल्टीवेट करते हैं, जबकि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है वो 64% एरिया कल्टीवेट करते हैं, लेकिन ये खाली 20% और जो बड़े फार्मर्स है वो 80% है। सो कितना ज़्यादा वो है, ठीक है। हु विल प्रोवाइड द लेबर। अच्छा, हमने एक जो एस्पेक्ट था प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन के पहले एस्पेक्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, डिटेल में डिस्कस कर लिया लैंड को, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेबर को। तो लेबर कौन करेगा, काम कौन करेगा? लैंड के बाद लेबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फार्मिंग में बहुत सारा हार्ड वर्क, भाई हार्ड वर्क बहुत चाहिए, मेहनत का काम है फार्मिंग। तो स्मॉल फार्मर्स अपनी फैमिलीज के साथ अपने खुद के लैंड कल्टीवेट कर देते हैं, इसलिए वो खुद से लेबर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो लेबरर्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो जो फार्म लेबर्स हैं या तो वो लैंडलेस फैमिलीज से आती हैं या उन फैमिलीज से आते हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं लैंड के लिए। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स के पास राइट नहीं होता लैंड के ऊपर, जो प्रोड्यूस वहाँ से निकला उसके ऊपर। इंस्टेड उनको वेजेस मिलती है, जिनके लिए वो काम करते हैं उनसे उनको वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है। वेजेस कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। काइंड मतलब कि ना क्रॉप दे देते हो आप उनको कि भाई चलो आपने ये काम किया, चलो हम ना आपको थोड़ा सा क्रॉप दे देते हैं उसके बदले में। कभी कभी लेबरर्स को खाना भी मिलता है। वेजेस एक रीजन से दूसरे रीजन पे भी वेराई करती है, ठीक है, कि आपने क्या कौन सी जगह पे आप काम कर रहे हो, कितना काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, कौन सी क्रॉप का काम कर रहे हो। हार्वेस्टिंग में अलग मेहनत चाहिए होती है, सोइंग में अलग चाहिए होती है, कल्टीवेशन में अलग चाहिए होती है। सो हर चीज़ वेराई करती है। अब कितने टाइम के लिए आप एम्प्लॉयड है, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मैटर करती है। एक फार्म लेबरर जो है डेली बेसिस पर भी एम्प्लॉयड हो सकता है, एक पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी के लिए भी एम्प्लॉयड हो सकता है, पूरे साल के लिए भी एम्प्लॉयड हो सकता है। एक हम लोगों को केस स्टडी दे रखी है डाला की। तो डाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है जो डेली वेजेस पे काम करता है पालमपुर में। इसका मतलब है उसको रोज़ काम के लिए देखना पड़ेगा। मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने सेट करी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिमम वेजेस जो अप्रैल 2011 में गवर्नमेंट ने सेट करी एक फार्म लेबर के लिए वो है ₹115 पर डे, लेकिन डालो को मिलती ₹80 ओनली। हैवी कंपटीशन है काम का। ऐसा क्यों है? क्योंकि काम का हैवी कंपटीशन, इतने सारे लोग हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो लोग कम वेजेस के लिए भी काम करने को रेडी हो जाते हैं कि भाई हमें कुछ तो मिले, कुछ नहीं से कुछ तो सही। डाला जो है अपनी सिचुएशन के बारे में रामकली को कंप्लेन करता है, जो एक दूसरी फार्म लेबरर है। दोनों जो डाला और रामकली बहुत पुअर है लैंड, उसमें देखो ये दे रखा है। डाला कह रहे हैं कि आजकल काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है, खाली लार्ज फार्मर्स हमें हायर करते हैं वो बहुत कम दिन के लिए। तो ये कहती है कि घनश्याम जो एक बहुत बड़ा फार्मर है उसने अभी जस्ट एक हार्वेस्टर खरीदे, तो हमें अब कम काम मिलेगा हार्वेस्टिंग के सीज़न में। पिछले साल मैंने 5 महीनों से भी कम काम किया था। हाउ सैड इज़ दैट। देन ही सेड कि हमारे पास ट्रैक्टर्स हैं फ्लोइंग के लिए, हार्वेस्टर्स है हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर्स है थ्रेशिंग के लिए, इवन वीड रिमूव करने के, वीड मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना जो मेन क्रॉप के साथ उग जाते हैं उनको वीड्स कहते हैं। तो वीड रिमूव करने के लिए भी फार्मर्स आजकल वीडिसाइड स्प्रे करने लग गए हैं। रामकली कह रही है कि इस साल तो हमें ब्रिक मेकिंग में, रायगंज में एक ब्रिक मेकिंग यूनिट है, ईंटें बनाने वाली जगह, वहाँ पे काम देखना पड़ेगा। इससे बोला है कि मैंने लोकल लेंडर से 2,000 रुपये लिए हैं, मैंने 1,000 रुपये लेकर पिछले समर लिए थी, और जब कोई भी काम नहीं था फील्ड्स में, अब मैं पैसे कैसे वापस दूंगा, मैं तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल से ऑन कर पाता हूँ। शी सेड कि मेरी सिचुएशन भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले जो डेप्टर्स से मनी ले, मतलब डेप्ट साइकिल में पड़ रहे हैं भाई वो लोग, ठीक है। एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेते हैं। कैपिटल, अभी तक हमने बात किसकी करी थी? लैंड की बात हो गई। हम लोगों ने देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है बहुत कैपिटल चाहिए होते हैं, तो फार्मर्स को पैसे पहले से बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको अपनी कैपिटल के लिए, अपने पैसों के लिए पैसे बोरो करने पड़ते हैं। अब ये लार्ज फार्मर से भी ले सकते हैं, मनी लेंडर से भी ले सकते हैं, ट्रेडर से भी ले सकते हैं जो कि इनपुट्स देते हैं प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि हमको लोन रीपे करना है। एग्जाम्पल दे रखा है सविता का। सविता एक स्मॉल फार्मर्स है,
सविता एक स्मॉल फार्मर है, वो अपने 1 हेक्टेयर लैंड पर वीट कल्टीवेट करने का प्लान करती है। सीड्स के अलावा, फर्टिलाइजर्स के अलावा, पेस्टिसाइड्स के अलावा उसको कैश चाहिए पानी खरीदने के लिए, अपने फार्म इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर कराने के लिए। वो एस्टिमेट कर लेती है कि पैसे वर्किंग कैपिटल 3000 के पड़ जाएंगे, उसके पास पैसे नहीं है। तो वो डिसाइड करते हैं कि तेजपाल सिंह जो एक बड़ा फार्मर है उससे पैसे ले ले। तेजपाल सिंह एग्री करते, लेकिन 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने के लिए 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पता चल रहा है यार, सुनने से ही इतना बुरा लग रहा है। सविता को ये भी प्रॉमिस करना पड़ा कि वो हार्वेस्ट सीजन में 35 रुपीज़ पर डे की उस पर काम करेगी। मतलब कैन यू सी, 4 महीने के लिए 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो आप पे इतना बढ़ा दे, दूसरे टाइम पे आप उसको फोर्स कर रहे हो कि उसको प्रॉमिस करवा रहे हो कि भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा हार्वेस्टिंग सीजन पे। 115 रुपीज़ गवर्नमेंट ने उसको करे, वो 35 रुपीज़ पे। हार्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बीज बोने से ज़्यादा काम हार्वेस्टिंग में होता है। अब जैसे हम कह सकते हैं कि जो वेज बहुत कम है, सविता को पता है उसको बहुत हार्ड काम करना पड़ेगा अपने खुद की फील्ड में भी काम करने के लिए, इस एक फार्म लेबर की तरह भी काम करना पड़ेगा तेजपाल सिंह के, जो हार्वेस्ट टाइम है, बहुत बिजी टाइम है। उसके बच्चे कितने, 3 बच्चे हैं उसके, और उसके पास बहुत ज़्यादा हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सविता एग्री कर जाती है इन टफ कंडीशंस के लिए, क्योंकि उसको पता है लोन बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, स्मॉल फार्मर्स की जगह अब हम बात करते हैं मीडियम लार्ज फार्मर्स की। उनके पास सेविंग्स होते हैं, फार्मिंग से जो उनके पैसे बचते हैं उनकी सेविंग कर लेते हैं, इसलिए वो कैपिटल को अरेंज कर पाते हैं। सेविंग कैसे आती है, सरप्लस को बेच के आती है। ठीक है, अच्छा आप देखते हैं कैसे आती है। अब जो तीनों फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, हम लोगों ने नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी, ये जितना भी हमने किया है वो सारा रिकॉल है। ठीक है। 7, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले कहा, जितना भी सरप्लस आया उसको सेल कर देना। अब सपोज करते हैं फार्मर्स ने अपने लैंड पर तीनों फैक्टर्स को यूज़ करके वीट को प्रोड्यूस करा, वीट हार्वेस्ट हो गया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। वीट का क्या करेगा फार्मर? अब एक अपने फैमिली की कंजम्पशन के लिए एक पार्ट जो है वीट का अपने पास रख लेंगे, उनको भी तो खाना है ना भाई, अब बार बार खरीद के थोड़ी खाएंगे। और जो बाकी का जो सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा वीट है, फैमिली को बेच देते हैं, फैमिली को नहीं है, बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स जैसे सविता और गोविंद, उनके जो सविता और गोविंद के बेटे, उनके पास थोड़ा सा सरप्लस वीट है, क्योंकि उनकी टोटल प्रोडक्शन ही कम है, और इससे कुछ एक जो शेयर है वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों के लिए रखा है। तो ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं जो मार्केट को वीट सप्लाई करते हैं। वो लोग हम लोगों को यहाँ पे पिक्चर दे रखी, सबसे पहले पेज पे जो ओवरव्यू वाले हैं ना, उसमें हम लोगों को दे रखी, उसमें पिक्चर में क्या है कि एक बुलोक कार्ट जो है मार्केट में लेकर जा रहा है बहुत सारी वीट को धो के। ट्रेडर्स जो होते हैं मार्केट में, वो वीट को खरीदते हैं, उसको बेचते हैं आगे शॉपकीपर्स को। क्या तेजपाल सिंह जो एक लार्ज फार्मर्स है, उसके पास अपने सारे लैंड से 350 क्विंटल वीट है। सरप्लस वीट जो होता है रायगंज मार्केट पे उसको बेच देता है, बहुत सही उसकी अर्निंग चल रही है, सही कट रहा है। ठीक है। तेजपाल सिंह क्या करता है अपनी अर्निंग के साथ? पिछले साल तेजपाल सिंह ने अपने जो मोस्ट ऑफ द पैसे थे अपने बैंक अकाउंट में रख लिए थे, बाद में उसने सविता जैसे फार्मर्स को जिनको लोन की ज़रूरत थी उनको पैसे दे दिए। उन्होंने अपनी सेविंग्स को नेक्स्ट सीज़न की वर्किंग कैपिटल अरेंज करने के लिए भी यूज़ किया। इस साल तेजपाल सिंह प्लान करेगी अपनी अर्निंग्स को एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए यूज़ करे, एक और ट्रैक्टर से उसकी फिक्स्ड कैपिटल बढ़ जाएगी। अब तेजपाल सिंह की तरह जो दूसरे जो लार्ज और मीडियम फार्मर्स होते हैं, वो सरप्लस जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बेच देते हैं, एक पार्ट जो होता है अर्निंग का उसको सेव कर लेते हैं, और अगले साल के अगले सीज़न के कैपिटल के लिए उसको खरीदने के लिए रख लेते हैं। इसलिए वो अरेंज कर पाते हैं कैपिटल को फार्मिंग के लिए अपनी सेविंग्स के अलावा। कुछ फार्मर्स होते हैं सेविंग्स को कैटल खरीदने के लिए, ट्रक्स के लिए, शॉप्स लगाने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ये सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, या देन विल डू समरी एंड जस्ट ख़त्म। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, एंड आई विल बी रेगुलर फ्रॉम नाउ, प्रॉमिस। ओके, सो 30 मिनट्स की वीडियो होगी है। ठीक है, 5 बज गए हैं।